नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ और जो आगे होने वाला है उस पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इन लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया, अप्रत्याशित परिणाम आए। और अगर आज बीजेपी अगर खुद अपने बल पर पूर्ण बहुमत पर नहीं है तो इसकी वजह से यही दो राज्य हैं जो आज अपने पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम अगर हुई है तो इन दो राज्यों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मैं बात कर रहा था महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछली बार जो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर किया था, ऑलमोस्ट सफाया कर दिया था। केवल एक सीट शायद कांग्रेस का आई थी और चार एक सीट एनसीपी का आई थी। लेकिन इस बार क्योंकि दोनों पार्टियों में विभाजन हो गया था, शिवसेना में और एनसीपी में, और जो दोनों जो उसके टुकड़े थे, मूल तो आ गए इसमें महाविकास आघाड़ी में, लेकिन जो टूटे हुए वो थे जिनका नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो कि इस पर अपना कब्जा मानते हैं, आज भी मानते हैं क्योंकि हमने जो है ये हमारे पिता की पार्टी है या मेरी पार्टी है। जैसे शरद पवार कहते हैं इस पार्टी का मालिक मैं हूं, और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं ये मेरे पिताजी की पार्टी है। हुआ क्या, इस बंदर बाट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जितने भी पार्टियां लड़ रही थी आपस में, उससे सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ तो कांग्रेस को हुआ। वो कांग्रेस जो मृतप्राय थी महाराष्ट्र में, कोई नामो निशान लेने वाला नहीं था, उसका नाम लेने वाला नहीं था, नामो निशान खत्म हो गया था। उसको जो है सबसे ज्यादा 12 सीट मिली, 12 या 13 सीट मिली, यानी पिछली बार से 12 सीट ज्यादा मिली। तो ये जो है ये एक बोन ऑफ कंटेंशन होगा, ये एक झगड़े का बिंदु है जो आगे जाकर के दिखाई देगा। आगे माने जब 2 साल बाद या अगले साल, इसी साल जो है चुनाव होंगे विधानसभा के 5-6 महीने बाद, जो शरद पवार कह रहे हैं कि 5 महीने बाद हम ये इस सरकार को बदल देंगे, तो उस पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस समय कांग्रेस जो है हवा पे सवार है, जैसे यूपी में है वैसे महाराष्ट्र में भी है। हालांकि योगदान उसका दोनों जगह शून्य था, लेकिन इस जो रीअलाइनमेंट हुआ फोर्सेस का, जो पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हुआ, उससे जो है सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिल गया। ऐसी ऐसी जगह वो जीत गए जहां कोई संभावना नहीं थी, और उनको दी भी ऐसी जगह इसमें जो इनकी महायुति थी, नहीं ये एमवीए था, महाविकास आघाड़ी का जो है, उन्होंने ऐसी जगह दी जहां जीतना असंभव था, लेकिन वो जीत गए 13 सीट। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि आगे झगड़ा कहां पर होना है। इसके बाद जो है 9 सीटें मिली बीजेपी को और शिवसेना उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को जो पहले मिली थी 18 सीटें, जब बीजेपी और ये दोनों मिलकर के लड़े थे। तो जो उद्धव ठाकरे का जो दावा है कि शिवसेना जो है मेरी है, वो दावा खत्म हो गया। और इस पूरे चुनाव में बीजेपी के अलावा अगर कोई और लूजर रहा तो वो उद्धव ठाकरे रहे। भले ही उनको 9 सीटें मिली हैं, लेकिन वो 18 के बिल्कुल आधा हो गई है। और इस लड़ाई में, इस वर्चस्व की इस लड़ाई में, शिवसेना के वर्चस्व की लड़ाई में जो है शिंदे जीते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपना वर्चस्व दिखाया है उद्धव ठाकरे के ऊपर। यह एक बहुत बड़ी बात है जो आगे, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो शिव सैनिक थे वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। जो वो था शिव सैनिकों को जो मानसिकता थी, जो जनता का और बाला साहब के जो अधिकांश लोग थे, उन्होंने जो है शिंदे को दिया। मैं आपको बताता हूं क्या है। इनको मिले 7 सीटें शिंदे को, और उनको मिली जो है 9 सीटें। लेकिन 9 सीटों में जो है
3 सीट मुंबई की है, तो आप रखिएगा 3 सीट मुंबई अगर हटा दे तो 6 हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं 3 सीट मुंबई में स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर इनको जो है मुस्लिम वोट मिला। मुस्लिम वोट एक मुश्त जो है शिवसेना को, कांग्रेस को और एनसीपी शरद पवार को मिला। पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन को पूरा 98, 92, 95, 98% करके जो है मिला। तो मुंबई में एक बहुत बड़ी तादाद है, इस वजह से ये जो है जीत गए। अदरवाइज इसी मुंबई में एक सीट जो है इन्होंने हारी है, और वो हारी है शिवसेना से, और भी हारी है, लेकिन शिवसेना से जो है शिंदे से ये एक सीट उद्धव ठाकरे। अब उस गढ़ में, उस मुंबई में जहां की वर्चस्व है, जहां पर की फैक्टर है मुस्लिम मतदाता का, वहां पर ये हार गए। और जो ओवरऑल महाराष्ट्र है वहां पर जो है 7 में से 6 जगह जो इन्होंने 7 सीटें जीती जो है एक नाथ शिंदे ने, उसमें से 6 जगह जो है इसको हराया, शिवसेना को हराया। औरंगाबाद को छोड़कर के, औरंगाबाद पहले एआईएमआईएम के पास थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोई जलील करके वो थे, तो उनको हराया। तो ये असली परिदृश्य यही है, जो पूरा लुब्बे लुभाव, आप उद्धव ठाकरे कुछ बोले या जो पॉलिटिकल पंडित कुछ बोले, लेकिन शिवसेना जो है का असली प्रतिनिधित्व एक नाथ शिंदे कर रहे हैं। ये बहुत, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का ओवरऑल पिक्चर देखे तो ये हारी है। तो इन्होंने हर जगह इनको हराया, कुछ सीटों को छोड़ करके। 3 सीटें ऐसी हैं इनकी, हिंगोली करके, नासिक, शिरडी और यवतमाल, यहां पर इन्होंने जो है उसको हराया है, शिंदे को। लेकिन ये हारे जो है 3 जगह हराया और खुद 6 जगह हारे शिंदे से। तो आज की डेट में, ये आने वाले समय में, और ये जो शिव सैनिक, जो असली शिव सैनिक है या जो समर्थक है बाला साहब ठाकरे, उनके लिए एक दुविधा पैदा हो गई है। और ये जो अगर बहाव रहा, ये प्रवाह रहा, ये जो रिजल्ट रहा, ये जो लगाव जो रहा है, ये आगे कैसे परिलक्षित होता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा झगड़ा कहां पे होने वाला है? बीएमसी में, जो महानगर निगम जो है, क्योंकि इसका जो है जैसे किसी के प्राण तोते पे होते हैं, वैसे ही जो है शिवसेना के प्राण जो है बीएमसी में है। अब यहां पर क्योंकि जो इनकी एमबीए थी, सबसे ज्यादा इन्होंने यहां पर शिवसेना को मिला, और यहां पर दावेदार कांग्रेस भी है। तो ये एक झगड़े का कारण जो है बीएमसी और विधानसभा चुनाव में होगा। और मुझे जो लगता है, भले ही अभी कुछ गाली दे रहे हैं जो संजय राउत, तो उनका तो काम ही वही गाली देने का है, लेकिन जो मुझे लग रहा है आत्ममंथन जरूर वो कर रहे, उद्धव ठाकरे जरूर इस बारे में आत्ममंथन करेंगे कि मैं सच्चा उत्तराधिकारी हूं या नहीं हूं शिवसेना का। मैं पिता का उत्तराधिकारी जरूर हूं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो है शिंदे का सीट ले जाना और इनको हरा करके 6 सीटों में इनको हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये डायरेक्ट जो है उनके अस्तित्व पर वो फर्क पड़ेगा। अब एनसीपी में भी ऐसे चल रहा है। एनसीपी का बड़ा धड़ा तो वो ले गए शरद पवार, और ये केवल एक सीट जीते अजीत पवार, और आज उन्होंने अपनी पत्नी को राज्यसभा के लिए नामित कर दिया, क्योंकि शायद प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफा दिया तो उसको अपना मान करके वो कर रहे हैं। अब यहां पर भी देखते हैं कि जो महायुति है बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की, वो समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि वो शिवसेना को अजीत के पास 40 सांसद हैं, 115 करीबन इनके पास हैं, बीजेपी के पास ऐसे 42 से 43 इनके पास हैं। अब ये भी एक परीक्षा है इनकी कि क्या जो महायुति है उसकी तरफ से ये अकेले यही वो करेंगे क्या, मतलब कोई दूसरा दावेदारी नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो यानी ये महायुति चलेगी। लेकिन संकट अजीत पवार, ये शरद पवार की एनसीपी में भी है।
जो भले इस समय बहुत सीट जीत ली उन्होंने, लेकिन जो कार्य करता है वो ये भी जानते हैं, एक तो ये कि अजीत संगठन के आदमी है। अब की भले इस संगठन ने इनका साथ नहीं दिया हो, लेकिन भावनात्मक रूप से भले ही वो शरद पवार के साथ चले गए हों, आगे क्या होगा, क्योंकि शरद पवार का राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं है, और जिनको सत्ता सौंपना चाहते हैं अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को, वो इतनी काबिल नहीं है कि इस पार्टी को बचा के रखे, इस पार्टी को उठा के रखे, इसको अस्तित्व को बचा के रखे। तो ये जो एनसीपी के लोग हैं, इनके लिए भी सोचने का टाइम आ गया है कि क्या हम इस पार्टी को खत्म होने देंगे या अजीत पवार के साथ मिलेंगे। और कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं पक रही होगी। जो इनका आपस में मंथन हो रहा हो, कभी ये भी चल रहा है कि ये लोग जो है सत्ता का साथ छोड़ करके उस तरफ भी जा सकते हैं। अब इस समय देखना यह है कि अगर अजीत पवार दिल से यहां इनके साथ रहते, भले उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन भविष्य अजीत पवार का ही है, शरद पवार वाली एनसीपी का नहीं है। वैसे भी रिकॉग्नाइज है उसकी तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, तो भविष्य इनका है। अब बीजेपी इस समय समर्थन करती या नहीं करती है अजीत पवार की पत्नी का, जो राज्यसभा के लिए जिन्होंने नामांकन किया, तो ये एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि अजीत पवार साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वापस चले जाएंगे, या दोनों धड़ों का आपस में विलय हो जाएगा। और अगर विलय हुआ तो किसके साथ जाएंगे, एमपी के साथ जाएंगे या इसी महायुति में रहेंगे। जितना अजीत पवार कर सकते थे उनका चरम है ये। मेरा ख्याल है कि इससे पहले आज तक वो कभी इतनी सीटें नहीं लाए। लेकिन यह है कि जो मराठा लोग हैं, अब फिर वहां पे एक राजनीति और भी है, मराठा और नॉन मराठा रिजर्वेशन जो है, अगर उसको ओबीसी में लाते हैं, जैसे उन्होंने प्रस्ताव पास किया, तो उसका फर्क पड़ेगा। फर्क माने ये पड़ेगा कि जो अदर ओबीसी है, अदर देन मराठा है, तो वो, और ये हार का एक कारण ये भी रहा इनका कि जो अन्य ओबीसी है, अदर देन मराठा ओबीसी है, उन्होंने जो है इनको अपना दुश्मन माना। लेकिन जो मराठा है वो एक मुश्त होकर के शरद पवार के पीछे लामबंद हो गए। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है महाराष्ट्र में। शायद लोग ये जो व्याख्या कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो इतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यही मान रहे कि हाँ वहाँ पर शिवसेना तगड़ी है, ये है, लेकिन है नहीं ऐसी स्थिति। शिवसेना असली शिंदे की है। तो अभी आप देखते रहिएगा, सबसे तेजी से जो है नज़दीक बहुत जल्दी यही होना है, क्योंकि 2-3 महीने 5 महीने बाद जो यहाँ पर चुनाव है, और बीएमसी के भी शायद साथ चुनाव होंगे, तो उस समय जो है रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस जरूर होगा। देखिएगा आप। धन्यवाद। अगर आपको मेरे पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।